फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपमाला आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। क्लास 8 सिविक चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद क्यों चाहिए, पार्ट 3 के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो में हम रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, संसद की भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पार्लियामेंट के फर्स्ट रोल इलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय सरकार के चुनाव के बारे में पढ़ा था। इन टुडेज लेक्चर वीडियो विल डिस्कस अबाउट टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संसद सरकार को किस तरह से कंट्रोल करती है, किस तरह से उसको गाइड करती है और किस तरह से इन्फॉर्म करती है। तो आइए देखते हैं। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिन्स विद अ क्वेश्चन आर। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहला प्रश्नकाल होता है। जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। यहाँ मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। पहली बात प्रश्नकाल की, ठीक है। तो जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें शुरू का जो पहला 1 घंटा होता है यानी 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है, जिसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्नकाल कितने से कितने बजे का समय होता है, 11 to 12। ठीक है, 11 से 12 बजे तक का समय जो होता है वो प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चनिंग आवर होता है। और इसके अलावा जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शून्यकाल क्या होता है, 0 आवर। ठीक है, तो शून्यकाल होता है 12 बजे। ठीक है, जनरली संसद में 12 बजे से जो है आपका शून्यकाल स्टार्ट होता है। इस टाइम में जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो सरकार से अति महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो जब भी शून्यकाल की बात करें तो जनरली 0 कितने बजे बजता है, 12 बजे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 12 बजे शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल कितने बजे होता है, 11 से 12 बजे के बीच में होता है। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे सत्र की बात आई। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जनरली एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र स्टार्ट होता है फरवरी से लेकर मई में। ठीक है, बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक चलता है। देन आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच चलता है। देन आता है शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन, ये नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, कभी भी किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होता। ठीक है, कभी भी 2 सत्रों के बीच में 6 से ज़्यादा महीने का समय नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जनरली इस तरह 3 सत्र हो गए संसद के, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें बजट सत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो राज्यसभा है उसके लिए जो बजट सत्र, उसके लिए सत्र होता है, टोटल सत्र वो 4 होते हैं। तो लोकसभा के एक फाइनेंशियल ईयर में 3 सत्र होते हैं और राज्यसभा के एक फाइनेंशियल ईयर में 4 सत्र होते हैं। नाउ the question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। This is a very important way through which the parliament controls the executive. और प्रश्नकाल एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। By asking questions, the government is alerted to its shortcomings
and also comes to know the opinion of the people through their representatives in parliament. The MPs asking question of the government is a crucial task for every MP. सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति, उसकी कमियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह से सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय को जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र के स्वस्थ रूप से संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। Opposition party play a crucial role. Opposition party play a crucial role in the healthy functioning of a democracy. ठीक है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है। They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। The following is an example of question asked in parliament. यहाँ संसद में पूछे गए एक क्वेश्चन का उदाहरण दिया गया है। नाउ लोकसभा, जनरली मैं इसको शुरू करने से पहले दो चीजें आपको बताना चाहूंगी। एक होता है तारांकित प्रश्न, अनस्टार्ट, तारांकित मतलब स्टार्ट क्वेश्चन और अतारांकित यानी अनस्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, तारांकित क्वेश्चन की बात करें, स्टार्ट क्वेश्चन की बात करें तो तारांकित क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका उत्तर पार्लियामेंट का मेंबर तुरंत सदन में चाहता है, और तारांकित प्रश्न जो होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं, उनका जो आंसर दिया जाता है वो वर्बली दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनके कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों पर जो है ऊपर स्टार लगाकर अदर क्वेश्चन से इसको अलग किया जाता है। दूसरे जो होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चंस, जिन प्रश्नों का उत्तर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखित रूप में यानी रिटन फॉर्म में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है और जो अतारांकित यानी अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी पूरक क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे जो है जो प्रश्न होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं, तारांकित यानी स्टार्ट और अतारांकित यानी अनस्टार्ट। जनरली यहाँ पर एक संसद में पूछे गए एक क्वेश्चन का उदाहरण दिया गया है जो कि एक अनस्टार्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं वो क्या है। लोकसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 48 आंसर्ड ऑन 15, 12, 17। जैसा कि मैंने बताया कि जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर सदन में तुरंत नहीं दिया जाता और लिखित रूप में दिया जाता है, रिटन फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह दिया गया है अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 48 आंसर्ड ऑन 15, 12, 2017, 15 दिसंबर 2017। कन्वर्स ऑफ स्कीम फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। मनोज राजौरिया, will the Minister of Women and Child Development be pleased to state? डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सरकार से प्रश्न पूछा, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि whether the government proposes to converse various schemes and policies for children in the country? क्या सरकार का देश के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को
समेकन करने का विचार है, एक करने का विचार है? इफ सो द डिटेल्स thereof and यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इफ नॉट द रीजन therefore अगर नहीं तो क्या कारण है? मनोज कुमार रजौरिया, इन्होंने महिला और बाल विकास मंत्री से पूछा है, क्या सरकार देश में विभिन्न बच्चों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, प्रोग्राम्स और स्कीम को एक करने का विचार बना रही है? और अगर है तो उसके संबंध में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर नहीं है तो उसके क्या कारण हैं? ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने क्या आंसर दिया, आइए देखते हैं। A. To C. The ministry has developed the National Plan of Action for Children 2016, which largely draws upon the existing programs and schemes of various ministries departments. It provides a framework for convergence and coordination between ministries and departments, our state or union territories government, and encourages collective action from all stakeholders to address multi-dimensional vulnerabilities experienced by children. The National Plan of Action for Children 2016 categorized children's rights under 4 key priority areas. First, survival, health and nutrition. Second, education and development. Third, protection. And fourth, participation. It identifies key programs, schemes and policies as well as stakeholders for the implementation of different strategies. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कहते हैं, क से लेकर ग मंत्रालय ने क से लेकर ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो ज्यादातर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की विद्यमान योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघ सरकारों, प्रशासनों के अभिसरण और समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान किया गया है। बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों की सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्रों उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, सेकंड शिक्षा एवं विकास, थर्ड संरक्षण और फोर्थ भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों और हितधारकों को भी चिन्हित करती है। तो इस तरह से जो है ये एक तारांकित प्रश्न है, और यहाँ पे जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जिन्होंने जो है इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, इन्होंने बताया है कि जनरली सरकार की जो राष्ट्रीय बाल कार्य योजना है 2016 वो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित है, और उन सब का जो है और सभी जो है मंत्रालयों के सम्मिलित प्रयास से जो है इसको राष्ट्रीय बाल कार्य योजना को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो पहले मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता था, लेकिन जो है अब क्या किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसी तरह जो है जो न्यूट्रिशन की योजनाएं थी वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता था। इस तरह से जो है जो राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 था उसका विकास विभिन्न मंत्रालयों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा किया गया। नाउ ये था डॉक्टर मनोज कुमार रजौरिया द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, जो कि एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था जिसका लिखित रूप में रिटन फॉर्म में आंसर दिया गया। और जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि सरकार के मंत्री थे, महिला और बाल विकास मंत्री थे, ये जो है राज्य मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे। नाउ आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs
In addition, in all matters dealing with finances, the parliament approval is crucial for government. सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है और अच्छी तरह से काम करती है। This is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government. The MPs, as representative of people, have a central role in controlling, guiding and informing parliament and is a key aspect of the functioning of Indian democracy. इसके अलावा वित्त से संबंधी, फाइनेंस से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जनरली जब भी कोई फाइनेंस बिल पास होता है तो हमेशा मैंने क्या बताया था कि वो लोकसभा में ही रखा आता है, लेकिन उस बिल के पास करने होने के लिए उसे राज्यसभा की मंजूरी, देन राष्ट्रपति की मंजूरी ज़रूरी होती है। तो जो वित्त संबंधी मामले होते हैं उस पर भी जो है संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, इस तरह अन्य भी कई तरीके हैं जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसको गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित करने, निर्देशित करने और सूचित करने में सांसदों की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और यह जो है भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। ठीक है, अगर संसद सरकार को कंट्रोल नहीं करती तो क्या होता, सरकार मनमाने ढंग से काम करती, हो सकता है कि जो सरकार थी वो बहुत निरंकुश हो जाती और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती, जनता के वेलफेयर को वो ध्यान में नहीं रखती। तो इस तरह से जो है जो संसद है वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है, उससे गाइड भी करती है, बताती कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, इन चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, नाउ द थर्ड रोल इज लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लेकिन इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे किसी बच्चे ने फीडबैक दिया था कि मैम आपकी वीडियोस लंबी हो जाती हैं तो हम उसको एक बार में पढ़ नहीं पाते, तो आप छोटी छोटी वीडियोस बनाया करो। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो जो है छोटी ही बनाई है। एंड आज के इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।